नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी का दूसरा पाठ खोया हुआ आदमी यह पाठ देखेंगे। उसके लेखक है सुशांत सुप्रिय। उन्होंने आपने पाठ्यक्रम में जो पाठ दिया है उस पाठ का ब्यौरा तथा जानकारी हम हासिल करेंगे। दूसरे पाठ के माध्यम से तथा हिंदी के सभी छात्रों को ये जानकर खुशी होगी कि उनका जन्म 1868 में पटना में बिहार में हुआ। वह रचना धर्मता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। अपनी रचनाएं जीवन की सच्चाई और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लिखना कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं हैं। विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। उनकी प्रमुख रचना यह है एक बूंद यह भी कविता संग्रह है, हत्यार तथा ए राम कथा संग्रह है, इन गांधी जी कंट्री अंग्रेजी कविता संग्रह है। उन्होंने इतनी साहित्य लिखा है। उन्होंने इस पाठ के भीतर क्या दिया है, आपके सम्मुख क्या रखा है, उसकी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी है। खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज के व्याप्त उच्च नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कृतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि आपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु, पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगाने को कहा है। वास्तव में इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि आज देखा जाता है कि समाज किस तरह से भरा पूरा है, लेकिन उसके भीतर कितनी कमियां, कितनी दोष, कितने कारण एक दूसरे के साथ भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीचता, धर्मांधता, अज्ञानता, शोषण तथा भेदभाव की भावनाएं हमारे गांव के लोगों के प्रमुख समस्याएं होती हैं और उसी कुरीतियों को नष्ट करने के लिए इस पाठ के माध्यम से लेखक ने कड़ी टिप्पणी की है। और ऐसे ही गांव में एक फटेहाल पागल सा दिखाई देने वाला आदमी आता है। उसे अपने धर्म, नाम, जाति आदि कुछ भी मालूम नहीं होता। वह व्यक्ति गांव के सभी जाति धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहने को, शोषण मुक्त होना और सबको सम्मान देने की सीख देता है। और उसी के माध्यम से हमें अपनी ऊर्जा एक रचनात्मक कार्यों के लिए रखनी चाहिए, सकारात्मक विचार करना चाहिए। ऐसी सीख देकर गांव का विकास करना तथा गांव की उन्नति करना उनके माध्यम से तथा अपने जाति पाति और धार्मिक कट्टरता की भावनाओं को जाती हुई या उसे नष्ट करने के माध्यम से बता देता है। वास्तव में हम अभी पाठ का ब्यौरा देखेंगे। पाठ में क्या बता दिया है उन्होंने, पाठ लेखक ने किस तरह आपके सम्मुख रखा है वह देखेंगे। कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्ते ने जब चितड़ों के में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उसने वहां कोई पागल लगा। वो उस पर बेहोश भौंकने लगे। गांव के बच्चों खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चों भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद
खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले आदमी ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा। गांव के उस पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना ही बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसके खोए हुआ आदमी कहकर बुलाए। वह आपने एक दिन ऐसे ही पुराने ज़माने में गांव में दूर दराज से एक खोया हुआ इंसान आ जाता है। दोपहर का वक्त था, सभी गांव में अपने अपने काम में लिप्त थे इंसान। उसी वक्त गांव के कुत्ते उस भले बुरे इंसान के या खोए हुए इंसान को पर भौंकने लगे, और उसी वक्त वह कुत्ते इतने बेताश होकर यानी आक्रामक होकर वह उस पर भौंकने लगे। उसी वक्त उसके भौंकने की आवाज़ से बच्चों की ध्यान उधर चला गया, और वह भी उसके नज़दीक गए और उसे देखकर उसे पागल समझकर उस पर पत्थर फेंकने लगे। लेकिन एक भले इंसान उसे देखता है, उस बच्चों की कृतियों को देखता है, उसके पास आ जाता है, उसे पूछता है आपका नाम पता या उसकी जानकारी लेना चाहता है, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं देता। उसके शक्ल से उसके चेहरे से देखकर वह शायद उसे भला इंसान मानकर उसे जो उन्होंने बात उत्तर दिया था कि मैं शायद खो गया हूँ, और उसे खोए हुए इंसान का परिचय मिलकर वह गांव के अन्य लोगों के पास ले गया। आगे देखेंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसने जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। न उसने अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसे परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाज जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास जाया गया, तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में ही रहने लगा। जब एक भले इंसान को मिल जाता है और वह भला इंसान उसे लेकर इतना खोए हुए इंसान तथा अपनी स्मृति भ्रंश होने के कारण वह अपना नाम पता तथा जाति धर्म को ही नहीं बता सकता था। इसके कारण वह खोए हुए इंसान को वह परिचित लगने वाला इंसान उसे लेकर अन्य गांव के लोगों के पास ले जाता है। लेकिन उसे देखते ही वह सभी लोग कहते हैं कि अरे वह तो खोया हुआ इंसान आप जैसे लगता है, आप जैसा मिलता जुलता है, उसे अपने ही गांव में रखेंगे और देखेंगे। आगे देखेंगे। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। वह गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतिथि की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित करने वाले कमाल की गीत सुनाता था। सम्मोहिक यानी मोहित करने वाले। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे और नए थे। वे उसके आसपास ऐसे चले जैसे उसके गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। उसे ऐसा लगता है कि गांव के लोगों को वह
उसके साथ रहने लगा, तब वह कभी कभी अपने मन की बात गीतों के माध्यम से रखा करता था। लेकिन उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि वह सुरीली आवाज़ सुनकर उस गांव की गाय भैंसें मंत्रमुग्ध लहरियों से मुग्ध होकर इतना ज़्यादा दूध देने लगे। गांव के बच्चे बूढ़े सभी उसके तरफ आकृष्ट होने लगे, और वह बुजुर्ग हो बड़े हो सभी अपनी युवावस्था का याद करके उसके साथ उसके गीत गाने लगे। और उसी के तरह वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि बच्चे भी उसे इतनी तरह खुश रह गए। बाग बगीचे के फूल सुंदर लगने लगे, तितलियां सुंदर लगने लगी, जुगुन ज़्यादा प्रकाश देने लगे। और जुगुन यानी रात के वक्त चमकने वाली काजवा यानी जुगनू, उसी तरह से वह सभी उससे सम्मोहित हो गए और खुशी खुशी से वह सभी एक साथ रहने लगे। और जिस वक्त गांव में आते ही उन्हें पर कुत्ते भौंकने लगे थे, वह भी उसे सिक्योरिटी की तरह, गार्ड की तरह अपना काम कर रहे थे। पाठ का अगला भाग देखेंगे हम। आगे देखेंगे, उन्हीं दिनों में गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर कर अपनी जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी वह वृद्ध को अपनी माँ मान लिया, और उसने साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्ध को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। वह गांव में रहता था। उस गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उन्होंने सपने में आकर बता दिया कि यह सपने में उसे साक्षात्कार हुआ कि वह खोया हुआ बेटा मेरा ही है, वह खोया हुआ इंसान। वह उसे अपने बेटा मानकर उन्होंने अपने खोए हुए इंसान को सपने के बारे में बताया, तो वह उसी के साथ रहने लगा और उसी के साथ रहकर उनकी देखभाल करने लगा। उनके साथ रहकर उन्हें इतने धन्यता से उसे पालन पोषण करने लगा। आगे देखेंगे, धीरे धीरे गाँव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता था। प्रतीत होता था, लगता था कि जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने की, टिटुड़ियों के हमले के बारे में गाँव वालों को पहले ही अगवा कर लेता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गाँव वाले मुसीबतों से बच जाते थे। जब एक बार गाँव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किसी भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस जगमगा से बारिश में भीग कर भरपूर आनंद लेने लगे। उसी दिन से खोए हुए आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। यानी वह गांव में इतना घुल मिल गया कि सभी लोग उसके गुणों को परखने लगे, और पशु पक्षी इतने मंत्रमुग्ध होने लगे। और उसी के साथ पशु पक्षियों के साथ भाषा बोला करता था। वह पशु पक्षियों से भी बातें करता था। वह गांव में आने वाली मुसीबतों को, आंधी हो, तूफान हो, चक्रवात हो या कोई आपत्ति हो, मुसीबत हो, उसी से लोगों को सजग करता था, अगवा करता था। उसी मुसीबतों से उसे छुटकारा पाने के लिए लोगों को सुविधा होती थी। लेकिन एक साल ऐसा हो गया, बारिश न होने के कारण अकाल हो गया, और अकाल के कारण लोग परेशान होने लगे। उन्होंने अपनी भाषा में, कौन सी भाषा में, भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना करके वह थोड़ी देर में उस गांव में मूसलाधार बारिश हो गई, और उसी से सभी लोग खुशी से झूमने लगे। आगे देखेंगे, गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली।
वह दैनिक कामों में उनकी मदद करता देता, उनके कर्तव्य समझता, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया, आपस में भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान भी मिलजुल कर और होली दिवाली मनाने लगे। इसी तरह गांव में सांप्रदायिक और जातीयवाद को दूर करने के खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता तो भी बैठकर वे आपस में निपटा लेते। जिस तरह देखिए, कवि लेखक ने अपने पाठ के माध्यम से यही बताना चाहते कि गांव में जो जाति धर्म के अलग अलग लोग रहते थे, कोई दलित थे, कोई मुसलमान थे, उनके मोहल्ले में जाकर, गांव के अलग मोहल्ले में रहते थे, उनके पास जाकर उनके कामों में हाथ बटा देता था। उन्हें अपने कर्तव्य तथा अपने हक के बारे में, उसे अधिकारों के बारे में सजग कर दिया। धीरे धीरे से उनकी मांग ये होने लगे कि हमें भी अच्छी तरह की जीने की, दलित तथा हक के लिए मांगने लगे। तभी बड़े बुजुर्गों को ये बात समझाकर उन्होंने जो दलित धीरे धीरे अभी शोषण होता था वह बंद हो गया। आपस में भाईचारे की तरह धर्म जाति भेद सब भूलकर, हिंदू हो मुसलमान हो जाति धर्म के दलित हो, एक साथ मिलकर रहने लगे। सांप्रदायिकता कम हो गई और जातीयवाद भी नष्ट हो गया। और इसी के कारण वह कोई झगड़ा होता, कोई विपत्ति आती तो वह बैठकर सुलझा देते थे। आगे देखेंगे, उसके आने से गांव के एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्री की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव के आगे देखेंगे, वह अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियों को पुरुषों की जातीयता खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी ने समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गया, उन्होंने भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगे। उसी गांव में जिस तरह सांप्रदायिकता नष्ट हो गई, जातीयवाद कम हो गया, उसी तरह औरतों को भी आपने सम्मान का स्थान देने के लिए गांव में औरतों को भी सजग कर दिया और उसी से गांव वालों को समझा बुझाकर सभी औरतों को सम्मान देने लगे और वह भी बड़े बुजुर्गों को महत्व देने लगे। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेतों की जमीन तो थी पर कभी अच्छी बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलता। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वालों भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव के तालाब मछलियों से भर गया। गांव के बड़े फलों से लद गए, पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलाने लगी और मौसम अच्छा बना रहा। गांव वाले ने इसी सबका श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्होंने लगा कि जैसा ही उसकी उपस्थिति में ही बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। देखिए, लेखक ने इसी के माध्यम से ये बता दिया कि यह गांव तो एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन उसी के माध्यम से उन लोगों को अपनी तरक्की किस तरह की जाए,
उसी के बारे में खेती बाड़ी तो बहुत थी गांव में, लेकिन वह अच्छे बीज न मिलने के कारण तथा खाद न मिलने के कारण उन्हें परेशानी हुआ करती थी। उन्होंने अपने गांव में ही खाद का तथा दुकान खोल दिया और जैविक खाद को निर्मित से तथा अच्छे बीज को निर्मित से वह गांव खुशहाली से अनाज पिकाने उगाने लगा और उसी से मदद से गांव में खेती बाड़ी अच्छी हो गई और उसी से लोग मौसम का जानकारी हासिल करने लगे उसके माध्यम से, और खोए हुए आदमी के मदद से वह गांव धीरे धीरे तरक्की हो गया और तरक्की होते हुए देखकर धीरे धीरे से उसकी प्रशंसा अन्य गांवों में भी फैल गई। आगे देखेंगे, शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिसे वह आसानी से समस्याओं के हाल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताया। देखिए, लेखक ने इस परिच्छेद के माध्यम से ये बता दिया, वह पहले पहले आप भी कोई इंसान पर भरोसा नहीं करते हैं, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। उसी तरह से उस गांव के लोग भी उसी तरह से उसे पहचानने के पहले प्रश्न चिन्ह के माध्यम से तथा अपरिचित होने के कारण विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उसके व्यवहार तथा कार्य के माध्यम से उसे इतने जानने लगे। धीरे धीरे से लोगों के जो आलोचक थे वह प्रशंसक हो गए और उसी के साथ काम करने लगे। उनका लोगों की धारणा हो गई कि उनके पास कोई अनूठी जादू है, शक्ति है, उसी के माध्यम से कोई भी समस्या वह चुटकी से छुड़ा लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी की प्रशंसा इतनी बढ़ गई कि खंडन करने के लिए गांव वाले भी उस परिश्रम के माध्यम से उसी के साथ रहने लगे। आगे देखेंगे, वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नए उत्साह आ गया। देखिए, लेखक का यह मानना या यही बात इस पाठ के माध्यम से बताना जरूरी है। वह धीरे धीरे से लोगों के भीतर अपनी शक्तियाँ जागृत करने लगा और उसी के माध्यम से विशेष तरह से वह कार्य करने लगा और उन लोगों सोए हुए लोगों के भीतर अपनी शक्तियों का परिचय करवाने लगा और उसी के माध्यम से वह कहने लगा कि वह इतने ज़्यादा सकारात्मक अपनी विचार रचनात्मक कार्य के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ने की मदद करने लगा और नए जोश के साथ लोगों की तरक्की करने लगा। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न हो गया। यानी एक रात ऐसा वातावरण पैदा हो गया कि उसी के कारण उस गांव में बेहद बिजलियां चमकने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी और उसी के कारण रात में दिन का महसूस होने लगा। आगे देखेंगे, फिर वज्रपात जैसा भयानक गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों के दुखी के बीच अपने अपने घरों में दबके हुए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरी गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियां दरवाजों की झर्रियों से घुसकर यह सभी लोगों में समा गई। इसी तरह से वह लोगों के
मन के अंदर का जो डर है उसी के भगाने के लिए उस गांव में ऐसा भयानक वातावरण हो गया कि वज्रपात की तरह गड़गड़ाहट होने लगी, गांव में बिजलियां चमकने लगी। मौसम इतना खराब हो गया कि सब डर के मारे अपने घर में दबे बैठे। और ऐसे रात में ऐसी बिजलियां कड़कने की आवाज़ होने के कारण अचानक एक गंध आती है और उसी से अपनी खिड़कियों तथा तावधानों से अपने घर के अंदर पहुंच जाती है। इसी के बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। इसी तरह से उस गांव में ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो गई। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांव में भी गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसे बिना सुनी लगने लगी। पशु पक्षी उनके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्ते की आंखों में भी आंसू आ गए। इसी तरह से गांव में बदलाव आ गया। उस रात में खराब मौसम के वक्त क्या हो गया पता नहीं, लेकिन वह इंसान कहाँ लुप्त हो गया गाँव वालों को पता नहीं चली। मौसम साफ होने के बाद उन्हें पता चला कि वह इधर उधर उस खोए हुए आदमी को ढूंढने लगे। आजू बाजू के गांव में जाकर उसी तलाश करने लगे, लेकिन सभी खाली हाथ लौटकर आए। तभी गांव की स्थिति देखने लायक हो गई। सभी सुन्न हो गए। पशु पंछी एक साथ उदास हो गए। गांव की मोहल्ले तथा सड़कें उदास बेचैनी लगने लगी। गांव के बच्चे भी उदास बैठ गए। उस पर भौंकने वाले कुत्ते भी आंखों में आंसू लाकर उसकी राह देखने लगे। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रणय लिया कि वे उसी खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चले। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिखाई देगी। लेखक ने इसी के माध्यम से कहा कि अच्छे मार्गों पर चलने का उन्होंने संदेश दिया। उस संदेश को उस गांव वालों ने शीर संधान मानकर अपना लिया। इसी के माध्यम से उसी मूर्ति के माध्यम से उसे आपके भीतर समझने लगे। लेकिन आगे देखेंगे, लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी को के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसा सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में भी हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। लेकिन इस अंतिम छोर पर लेखक ने किस तरह का संदेश दिया आपको देखिए। अंत में उन्होंने कहा है कि जिस तरह उस खोए हुए आदमी के माध्यम से उस गांव में इतना बदलाव आ गया था कि जनगणना के अधिकारी आने पर उनके अपने जाति का धर्म का कोई पता नहीं था, उसी तरह से आप भी एक दूसरे के साथ इसी तरह का बर्ताव करने का संदेश लेखक इस पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं। और इतनी स्मृतियां भूल गई, वह खोए हुए आदमी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए बंधे रहे। और लेखक अंत में कहते हैं कि काश मेरे गांव में भी ऐसा खोया हुआ इंसान आता तो मेरे गांव का भी भला अच्छा हो जाता। धन्यवाद।